अंग्रेज जब यहां से गए तो हमारे देश में फूड सिक्योरिटी तक नहीं थी। हमारा देश खाद्यान्न सुरक्षित नहीं था। हमारे यहाँ कृषि में इतना उत्पादन नहीं होता था कि हम खाना खुद खा सकें। आपको याद होगा, जस्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अंग्रेज जब यहाँ से गए, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उस दौरान 1943 में, इतिहास के छात्र होंगे, पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, 1943 में बंगाल प्रांत में महान अकाल पड़ा, भयानक अकाल पड़ा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत उसको उपमा दी है, उन्होंने कहा इतना बड़ा अकाल दुनिया में कभी नहीं देखा गया। महान फेमाइन, महाअकाल था अपने आप में दोस्तों, 1943 का बंगाल का अकाल। तो ये हम देख रहे हैं, अकाल कब होता है मालूम है आपको? फेमाइन हम बात करते हैं, कब होता है ये? एक होता है सूखा, बारिश कम हो गई, सूखा पड़ गया। एक होता है अकाल पड़ना, बारिश कम होगा, सरकार टैंकर भेज देगी, पानी की व्यवस्था कर लेंगे, सूखा खत्म। अकाल पड़ना होता है सूखा है, नहीं है, अनाज नहीं है खाने को आपके पास। अकाल महामारी से आ सकता है, प्लेग फैल गया, अकाल आ गया, उसके बाद सूखा आया, उसके बाद अकाल आ गया, बहुत बाढ़ आई, बारिश में सब कुछ बह गया, उसके बाद अकाल आ सकता है। अकाल कभी भी आ सकता है। फैमाइन, खाद्यान्न सुरक्षा नहीं है, लोगों के पास, पशुओं के पास चारा नहीं है, लोगों के पास अनाज नहीं है, ये होता है अकाल। 1943 में देश में अकाल पड़ा था। ऐसा नहीं भारत की जमीन उपजाऊ नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों के चलते इतना शोषण हो रहा था, हम जो अनाज पैदा कर रहे थे, जो भंडार भरना चाहिए था इनको यहाँ पर, वो अपने देश ले जाते थे या अपने सैनिकों को खिलाते थे। निश्चित तौर पर जब अंग्रेज यहाँ से गए, हमारा देश फूड सिक्योर नहीं था। आप सोच सकते हैं, आजादी के महज 4-5 सालों बाद हमारे पास खाने तक को अनाज नहीं था। हमें अमेरिका से समझौता करना पड़ेगा, अमेरिका भैया दे दो अनाज खाने के लिए। अमेरिका ने अनाज भेजा हमको, एक समझौता के तहत अनाज भेजा। उस समझौते का नाम पढ़ते हैं इकोनॉमी की भाषा में, आईआर में भी आता है पढ़ने को शब्द, पीएल 480 एग्रीमेंट। अमेरिका ने हमारे संग पीएल 480 एग्रीमेंट किया, लेकिन क्या कहा अमेरिका ने? अमेरिका ने जनाब शर्तें माननी पड़ेंगी हमारी। शीत युद्ध का समय था, आईआर में आता है टॉपिक। अमेरिका कहता था हमारे साथ आ जाइए, हमारी हाँ में हाँ मिलाइए, हमारी विदेश नीति के साथ जुड़िए, मत जाइए साम्यवादी देशों के साथ, मत जाइए सोवियत संघ के साथ। शर्तें लगा दी उसने, और बेचा क्या हमको, दिया क्या? लाल रंग का गेहूं, लाल जो अनाज जो वहां घोड़े खाते थे, वहां जो पशु खाते थे, वो अनाज भारत को दिया, जो आते खराब हो जाता था। मॉइस्चर ज्यादा, आर्द्रता ज्यादा होती है उस अनाज के अंदर। सोच सकते हैं जब आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो क्या होगा आपके साथ। इसलिए कहते हैं फूड सिक्योरिटी मस्ट बी। सबसे पहला जरूरी काम होता है देश को खाद्यान्न सुरक्षित करना। और इसीलिए हमें स्वामीनाथन साहब का नाम, नॉर्मन बोरलॉग का नाम या हरित क्रांति का नाम आज भी हम याद करते हैं, आजादी के 70 साल बाद भी, क्योंकि इन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा दी। उसके पहले हम खाद्य सुरक्षित नहीं थे, फूड सिक्योरिटी नहीं थी, ना तो पर्याप्त खाने को था, ना पहुंच थी, ना सस्ता था, और शर्तें बहुत सारी थी। तो अंग्रेज जब गए हमारे देश को, जब 1947 में देश छोड़कर वो गए यहां से, तब देश में खाद्यान्न सुरक्षा नहीं थी। अच्छा, यानी खाद्यान्न में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, जब अंग्रेज यहां से गए, कोई भी देश होता है सामान को बाहर बेचता है, बाहर सामान खरीदता है, आयात निर्यात जरूरी है। अंग्रेज जब यहां से गए तो भारत व्यापार करता था। अंग्रेजों के आने से पहले दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार करता था भारत, बड़ी अर्थव्यवस्था थी हम दुनिया की यहाँ पर। लेकिन अंग्रेज जब गए, हम बड़ी अर्थव्यवस्था तो थे कहने को, लेकिन हम क्या बेचते थे? हम दुनिया को बेचते थे यहाँ से कच्चा माल, रॉ मटेरियल। हम बेचते थे, सोच सकते हैं, आयरन, लोहा, इस्पात, इस्पात नहीं, लोह अयस्क, एल्यूमिनियम अयस्क। हम यहाँ से दुनिया को कच्चा माल, कपास जा रहा है यहाँ से, हमारे यहाँ से कैश क्रॉप जा रही हैं, नील की खेती के लिए नील जा रही है हमारे यहाँ से। हम यहाँ से क्या दे रहे थे इनको? यहाँ पर हम यहाँ से कच्चा माल बेचते थे। दुनिया का बड़ा सप्लायर था रॉ मटेरियल का। भारत कच्चे माल का बड़ा आपूर्ति करता था। हम कच्चे माल का निर्यात करते थे पूरे ब्रिटेन को, यूरोप को। कच्चा माल बड़े स्केल पे जाता था हमारे यहाँ। और आता क्या था? कच्चा माल ले गए हमसे, कपास ले गए, वहां की मिलों में कपड़ा तैयार किया, कपड़ा लाके हमको बेच रहे हैं। हमसे आयरन या लोह अयस्क ले गए, उससे स्टील बना के हमको लाके दे रहे हैं। हमसे बॉक्साइट ले गए, एल्यूमिनियम शीट बना के हमको लाके दे रहे हैं। यानी हम तैयार माल के आयातक थे। हम तैयार माल के, जो तैयार या रेडीमेड या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, तैयार माल का आयात होता था भारत। अब आप खुद सोचिएगा, महंगा क्या होता है, कच्चा माल या तैयार माल? उस तैयार माल महंगा होता है। तुम ज्यादा का आयात कर रहे थे, निर्यात कम करते थे।
अल्टीमेटली हमको घाटा भी हो रहा था यहाँ पर कहीं ना कहीं, और देश का कच्चा माल जो संपदा थी देश की, जिसका उद्योग देश में बनना चाहिए था, कपास कपड़ा देश में तैयार होता, कपास से कपड़ा मिल हमारे यहाँ बनती, स्टील फैक्ट्री हमारे यहाँ बनती, वो नहीं बन रही थी। अंग्रेज सब यहाँ से बाहर ले जा चुके थे। जी हाँ, तो अंग्रेजों ने वहां तो क्या बना दिया था आजादी के समय, कच्चे माल का निर्यातक देश छोड़ के गए थे अंग्रेज हमको यहाँ पर। ठीक है सर, ये व्यवस्था थी। उसके अलावा अंग्रेजों ने और क्या किया भारत के साथ? कोई भी सरकार क्या करती है, आज सरकार क्या कर रही है, घरेलू उद्योग को संरक्षण देती है, भैया बनाओ इंडस्ट्री, सरकार सपोर्ट करेगी, जमीन लो थोड़ी सस्ती सस्ती कीमत पर, तुम सस्ता टैक्स माफ करते हैं तुम्हारे लिए, बनाओ इंडस्ट्री, बनाओ नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री, बनाओ साउथ में इंडस्ट्री, देश के अलग इलाकों में उद्योग स्थापित करो, कारखाने स्थापित करो, सरकार छूट देगी। और छूट ही नहीं देती सरकार, केवल छूट नहीं देती है, सरकार कहती है आशीर्वाद, तुम्हें अपनी फैक्ट्री बनानी है, अच्छा चाहते हो प्लास्टिक बनाना, कोई बात नहीं, प्लास्टिक फैक्ट्री खोलो यहाँ पर, और हम एक काम करते हैं, हम चाहते हैं तुमको प्लास्टिक बनाने में सहूलियत हो, हम बाहर से जो प्लास्टिक आ रही है उस पर हम टैक्स को बढ़ा देते हैं, जिससे बाहर से प्लास्टिक ना आ पाए। तो सरकार मुझे संरक्षण देती है कि तुम बनाओ प्लास्टिक, देश में बेचो आराम से, बाहर के प्लास्टिक को हम नहीं आने देंगे। यानी क्या कर रही है सरकार? सरकार मेरे लिए मुझको संरक्षण दे रही है, घरेलू उद्योग को प्रोटेक्ट करने का प्रयास सरकार कर रही है। क्या ब्रिटेन ने ऐसा किया? ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, तो ब्रिटेन ने किसी भी भारतीय घरेलू उद्योग को संरक्षण देने का प्रयास नहीं किया। तो घरेलू उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया हम लोगों ने यहाँ पर, या ब्रिटिश सरकार ने। इससे क्या हुआ, जब ब्रिटेन यहाँ से गए, ब्रिटिश यहाँ से गए, तो भारत में नाम मात्र के उद्योग थे। कुछ हमारे जो उद्योगपति थे जो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति पर चला रहे थे उद्योग को, वही चला पा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने सबको बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी कि हमारे घरेलू उद्योगों को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ब्रिटिश सरकार कोई संरक्षण नहीं दे रही थी। इसके अलावा 1947 में जब ब्रिटिश हमारे यहां से गए, कृषकों की हालत क्या थी, किसानों की हालत क्या थी, आइए बात करते हैं। किसानों की हालत क्या थी हमारे यहाँ पर? ब्रिटिश सरकार की राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू या लगान कह लीजिए, सामान्य भाषा में लगान व्यवस्था, कर व्यवस्था कह लीजिए इसको, लैंड रेवेन्यू कह लीजिए, भू राजस्व कह लीजिए। भैया जमीन किसान की है, वो अनाज पैदा करता है, सरकार कहती है लाओ 1/3 अनाज मुझको दे दो, आधा अनाज मुझको दे दो, टैक्स है मेरा, ये रेवेन्यू है, ये लगान है। तो हमारे किसानों पर लगान की दरें बहुत ज्यादा थी। फिल्मों में देखा होगा आपने, पढ़ा होगा इस इतिहास में, लगान के रेट बहुत ज्यादा थे। कहीं कहीं तो किसान से 90% तक छीन लेते जमींदार। तो उनकी व्यवस्थाएं थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। इतिहास में आता है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाली व्यवस्था, महल वाली व्यवस्था। जो उनकी व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों की, वो किसानों का खून चूसने के लिए थी। पूरा मैक्सिमम रेवेन्यू वसूल लेते थे वो लोग अंग्रेज किसानों से। यानी किसानों पर लगान बहुत ज्यादा था हमारे यहाँ पर। और इसके चलते होता क्या था, हमारा किसान गरीब बना रहता था, उसके पास इतना अनाज भी नहीं बचता था कि उन्हें परिवार का पेट पाल सके। किसान गरीब था। अब सोचिएगा क्या हो रहा है, एक तरफ जमीन का ही टुकड़ा है, इस पर मैक्सिमम रेवेन्यू वसूल रही अंग्रेज सरकार, किसान का बहुत कम बचा। और उस पर क्या हुआ, उस पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे जो राजा रजवाड़े थे, मुगल्स थे, या हमारे यहाँ पर जो सूबे थे, निजाम साहब थे, पेशवा थे, मैसूर के एक नवाब साहब थे, इनको धीरे धीरे हरा दिया, इनके शहरों खत्म कर दिया, इनकी राजधानी खत्म कर दी, इनके दरबारों खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, अगर मैसूर शहर में, मैसूर की राजधानी में हजारों कारीगर रहते थे जो दरबार को अपनी सेवाएं देते थे, सूरत में हीरो का, गोल्ड का काम होता था, अगर काशी में सिल्क का, बनारसी सिल्क का काम होता था, वो शहर बर्बाद कर दिए। इस शहर बर्बाद होने से क्या हुआ, जो राजे रजवाड़ों के दरबार में पलने वाले जो हमारे कारीगर थे, जिनको संरक्षण मिलता था, वो बर्बाद हो गए। अब वो लोग, वो स्किलफुल लोग कहाँ जा रहे थे वापस, वो वापस अपने गांव जाकर खेती करने को मजबूर हो गए थे। ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास, जाओ भैया, राजे रजवाड़े, राजा को आप दिखाते थे, सामान बेचते थे और पैसा मिलता था, आपको उपहार मिलता था, खत्म हो गए राजे रजवाड़े, उन पर टिके हुए कारीगर खत्म हो गए। अब वो कारीगर क्या करेंगे, मजबूरी में परिवार समेत जाएंगे अपने गांव वापस, और गांव में जाके खेती करेंगे, या जो भी उनको कर सकते हैं वो काम करेंगे। इससे क्या हुआ, एक तरफ तो गांव का किसान गरीब था पहले से ही, ऊपर से बाहरी आबादी और आ गई, जनसंख्या का दबाव और बन गया। यानी उसी जमीन पर अब तक 4 लोग पल रहे थे, अब 4 लोग और आ गए बाहर से, तो और मुश्किल हो गया, गरीबी और विकराल हो गई।
यानी ये रिवर्स माइग्रेशन जो हुआ, गांव से शहर लोग आते हैं, शहर से गांव जा रहे थे लोग अंग्रेजों की व्यवस्था के चलते, उसके चलते क्या हुआ, किसानों पर बोझ पड़ा, किसान गरीब और अधिक गरीब होता चला।